हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हमारी चर्चा चल रही है फिजियोलॉजी पर। फिजियोलॉजी में कल हमने एक छोटी सी क्लास की थी जिसमें हमने उत्सर्जी संस्थान के बारे में समझा था। तो बेसिकली कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने बस यही इतना समझा था कि जो मानव शरीर है वो उत्सर्जन, जो उसके शरीर में वेस्ट होते हैं उनका उत्सर्जन करता है। अब इसमें कौन-कौन से पदार्थ ऐसे आते हैं जिनका वो उत्सर्जन करता है? तो हमने समझा था कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, यूरिया आता है, यूरिक एसिड आता है, मिनरल्स आते हैं, अतिरिक्त आपके जो शरीर में जल है वो आते हैं, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं वो आते हैं, भारी जो धातु हैं इन सभी का निष्कासन होता है। और निष्कासन में भाग लेने वाले जो अंग होते हैं, यानी कि हमारे शरीर से इनका उत्सर्जन होता है और इनके उत्सर्जन में जो अंग सहायता करते हैं वो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। तो हमने ये देखा था कौन-कौन से उत्सर्जी अंग थे जिसमें हमने चर्चा किया था। फेफड़े के बारे में, त्वचा के बारे में, जो हमारी लार ग्रंथियाँ हैं उनके बारे में हमने चर्चा किया था। वृक्क के बारे में समझा था और हमने ये भी कहा था कि हम वृक्क को यहाँ पर मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं। तो कल हमने ये देखा था कि जो अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये किसके-किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। अगर हम बात करें अमोनिया का, तो ये सबसे विषाक्त था। इसका उत्सर्जन कौन कर रहा था? तो जो अस्थिल मछलियाँ थी, अमीबा थे, पैरामीशियम थे, मगरमच्छ थे, ये सारे लोग क्या करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अगर बात करें यूरिया में तो आपको ध्यान रखना है जो स्तनधारी हैं यानी कि हम मानव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। साथ ही साथ जो भी जलीय सरीसृप हो गए, कछुआ हो गया, घड़ियाल हो गया, उपास्थि मछलियाँ हो गई, ये सारे के सारे यूरिया का ही उत्सर्जन करते हैं। अगर हम बात करें यूरिक एसिड का उत्सर्जन कौन करता है, तो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करने में आ जाते हैं आपके ये जो जितने भी पक्षी वर्ग हैं ये आ जाते हैं, कीट आ जाते हैं, सरीसृप आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं जो कि यूरिक एसिड का उत्सर्जन करती हैं। बेसिकली कल हमने यही इतनी बात समझा था और हमने लास्ट में ये भी देखा था कि जो उत्सर्जी अंग हैं हमारे यानी कि मुख्य रूप से बात करें मूत्र उत्सर्जी संस्थान की, तो उसको हमने 4 देखा था। कौन-कौन सा? एक था आपका सबसे पहले हमने वृक्क की चर्चा की थी, फिर हमने मूत्रवाहिनी की चर्चा की, मूत्राशय की चर्चा की और लास्ट में हमने मूत्र मार्ग के बारे में सुना थोड़ा-सा। अब हम आज इसी वृक्क के बारे में पढ़ते हैं। वृक्क क्या है, इसके कार्य क्या हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने क्लास पर। आई होप कि आपने कल की क्लास को रिकॉल कर लिया होगा। कल हमने जितना पढ़ा था आज हमने उन सारी चीज़ों को रिकॉल कर लिया है। तो हम बात करते हैं किडनी। अब किडनी, वृक्क, गुर्दा ये तीनों एक ही होते हैं। ठीक? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो वृक्क होता है, ये जो हमारा गुर्दा होता है, ये संख्या में 2 होते हैं। यह उदर गुहा के पीछे कशेरुक दंड के दोनों ओर अंतिम पसलियों के सामने स्थित होते हैं। दोनों ओर अंतिम पसलियों के सामने स्थित होते हैं। दाहिना वृक्क कुछ आगे और बायां वृक्क कुछ पीछे की ओर स्थित होता है। आपने देखा होगा कि आप जब भी कभी किडनी देखते हैं तो आपको एक थोड़ा छोटा दिखाई देता है और एक थोड़ा-सा बड़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये जो किडनी होती है, ये एक किडनी यानी कि जो आपका दाहिनी किडनी है, ये आगे कुछ आगे होता है और जो बायाँ होता है, वो कुछ पीछे होता है। तो जो आगे होगा, ज़ाहिर-सी बात है कि वो हमें हल्का-सा बड़ा दिखाई देगा और जो पीछे होगा, वो क्या होगा? वो हमें थोड़ा-सा छोटा दिखाई देगा और यह वृक्क एक झिल्ली के द्वारा ढके रहते हैं। जो ये वृक्क होता है, ये ऐसे ही नहीं होता है, ये एक झिल्ली के द्वारा ढका होता है।
इनका रंग गहरा लाल या फिर भूरा होता है। कैसा होता है? जो आपकी किडनी होती है, जो आपका गुर्दा है, गुर्दे का रंग गहरा लाल से लेकर ये भूरे रंग का होता है। आकार इसका सेम के बीज के सादृश्य होता है। अब यहाँ हम ये सेम के बीच के सादृश्य पढ़ रहे हैं। ज़रा एक बार मुझे ये बताइएगा, क्या आपने टेक्सटाइल में कोई ऐसा कुछ पढ़ा था सेम के बीच का आकार का? अगर पढ़ा होगा, आपको याद होगा तो मुझे बताइएगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं किडनी की। तो ये किडनी क्या है? ये सेम के बीच के आकार का होता है, कुछ इस तरह का होता है, ठीक? और यह जिसका बाहरी भाग उभरा हुआ और जो भीतरी भाग है वो कुछ दबा हुआ नतोदर होता है। ये देखिए, ये आप इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगर साफ-साफ बनाना चाहें तो ये रहा आपका थोड़ा स्पेस है। ये कह रहा है सेम के आकार के बीच का होता है, सेम के बीच के सादृश्य दिखाई देता है, जिसका बाहरी भाग उभरा हुआ होता है। तो किडनी कुछ इस तरह की होती है ना, किडनी कुछ इस तरह की होती है आपकी, ऐसी होती है किडनी, ठीक? ये जो आपकी किडनी है कुछ इस तरह की होती है। तो इसका जो बाहरी भाग है, ये वाला भाग क्या है? ये उभरा हुआ होता है और जो ये अंदरूनी भाग है यानी कि जो आगे वाला भाग है, ये कुछ दबा हुआ होता है, ठीक? अगर हम वृक्क के आकार की बात करें, तो ये जो वृक्क होती है यानी कि जो आपकी किडनी है, किडनी आपकी कैसे होती है? 10, 6, 4 यानी कि 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और इसकी जो मोटाई होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है। हालाँकि ये आपको इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, कहीं 10 से 12 मिलेगा, 6 से 7 मिलेगा और ये 4 से 3 मिलेगा, ठीक? तो ये आप थोड़ा-सा देख लीजिएगा कि दिया क्या है आपके ऑप्शन में। तो ये वृक्क का आपने आकार देखा कितना? 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर यानी कि 10 लंबाई, 6 चौड़ाई और इसकी जो मोटाई है वो 4 सेंटीमीटर होती है, ठीक? आगे अगर हम बात करें इसके वज़न की, तो नर और मादा के किडनियों के वज़न में भी आपको डिफ़रेंस देखने को मिलता है। अगर हम बात करें, अगर एक औसत पूछा जाए, जैसे ये नर या मादा कह के ना पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि किडनी का वज़न कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 140 ग्राम होता है किडनी का वज़न, ठीक? लेकिन अगर हम बात करें कि ये मादा में कितना होता है, तो मादा में किडनी का वजन लगभग 135 ग्राम होता है। अगर वहीं नर की बात करें तो नर में किडनी का वजन 150 ग्राम के लगभग होता है। अगर आपसे औसत पूछा जाता है तो 140 होता है। यानी कि अगर नर और मादा अलग-अलग करके नहीं पूछे जाते हैं तो आपका 140 होगा। अगर ये आपसे नर और मादा दोनों को अलग-अलग करके पूछता है तो ध्यान रखिएगा कि मादा के किडनी का वज़न जो होता है 135 होता है, 135 ग्राम। अगर हम नर के किडनी की बात करें, तो नर के किडनी का वज़न होता है 150 ग्राम, ठीक? अब हम ये क्या समझ रहे थे? हम ये समझ रहे थे किडनी के बारे में थोड़ा-सा। वृक्क के जो किडनी होती है यानी कि जो वृक्क के नहीं, जो वृक्क है, हम उसके बारे में समझ रहे थे। अब ज़रा एक बार हम ये जो हमारा उत्सर्जी अंग है, इसको समझते हैं। ये आपका पूरा का पूरा उत्सर्जी अंग है। ये रहा आपका किडनी, किडनी तो हमारी यही है, लेकिन ये पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा आपका उत्सर्जी अंग है, जिसमें हम मुख्य रूप से किडनी की बात कर रहे हैं। हालाँकि ये किडनी के पार्ट होते हैं, इनकी आंतरिक संरचना होती है, अभी हम आंतरिक काट के बारे में इसके पढ़ने वाले हैं, तो ये इसके पार्ट हैं। लेकिन हमें मुख्य रूप से क्या देखना है? हमें मुख्य रूप से ये समझना है, हम यहाँ बेसिकली ये समझ रहे हैं कि कौन-कौन से पार्ट हैं। यहाँ पर आप सिर्फ़ पार्ट को देखिएगा कि कौन-कौन से पार्ट हैं जो हमारे ये मूत्र उत्सर्जन में सहायता करते हैं या मदद करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें किडनी। अभी किडनी है, दूसरा क्या देखा था? किडनी से होता हुआ ये क्या आ रहा है? ये आ रही है मूत्र नली, जो कि 2 है।
कितनी है? 2 है। अगर हम बात करें किडनी कितनी है? किडनी 2 है आपकी। अगर हम बात करें मूत्र नली की तो मूत्र नली 2 है। अगर हम बात करें मूत्राशय की तो वो 1 होता है। हर प्राणी में जो मूत्राशय होता है वो 1 होता है। और अगर हम बात करें मूत्र मार्ग की तो वो भी 1 होता है। ठीक? तो जो मुख्य रूप से आपने देखा यहाँ पर, ये था आपका किडनी, ये रहा मूत्र मार्ग यानी कि मूत्र वाहिनी नली थी, और ये रहा मूत्राशय, ये रहा मूत्र मार्ग। इन्हीं चारों के बारे में आपको समझना है। ये तो आपने किडनी देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम देखें तो जो ये आपका किडनी है, ये किडनी, इसमें थोड़ा-सा एक पॉइंट और समझते हैं कि वृक्क के नतोदर भाग के मध्य भाग में एक छोटा-सा गड्ढा दिखाई देता है, जिसे हाइलम कहते हैं। ये हाइलम क्या है? तो ये जो वृक्क के नतोदर भाग का ये छोटा-सा गड्ढा आपको दिख रहा है, ये गड्ढा ही क्या होता है? इसी को हम हाइलम के नाम से जानते हैं। इसी भाग से एक-एक नली निकलकर कहाँ आती है? मूत्राशय में खत्म होती है। बात ये इसकी कर रहा है। जो ये क्या है? ये हाइलम है। हाइलम से होते हुए दोनों हाइलम से एक-एक मूत्र वाहिनी निकल कर आती है, या मूत्र नली आकर कहाँ पे खत्म होती है? तो वो मूत्राशय में खत्म होती है। इसी नली को मूत्रवाहिनी नली भी कहते हैं, और यह नली आगे की ओर उदर गुहा में पीछे की ओर बढ़ती है तथा उदर के पीछे के भाग में स्थित मूत्राशय में आकर ये खुलती है। अब जो मूत्राशय है, मूत्राशय का पिछला छोर जो होता है वो सकरा होकर एक पतली नली में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। हालाँकि अभी-अभी आपने देखा था, क्या देखा था? अभी-अभी आपने ये देखा, फिगर देखा, इसमें आपको समझ में आ गया कि ये क्या है? हाइलम है। इसी हाइलम से निकलकर जो मूत्र वाहिनी नली है वो आती है और मूत्राशय में खत्म होती है। मूत्राशय का जो भाग है, ये छोटा होकर मूत्र मार्ग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक? आगे अगर हम बात करें, किडनी के चारों ओर रीनल कैप्सूल होता है। हालाँकि मैंने एक फिगर लगाया था, यहाँ पर है, अभी देखते हैं उसको। अगर हम बात करें किडनी की, थोड़ी-सी और समझें, तो किडनी के चारों ओर रीनल कैप्सूल होता है, जो कि इसे संक्रमण से बचाता है। यानी कि जो हमारी किडनी है, जो हमारा गुर्दा है, जो हमारा वृक्क है, इस वृक्क को, इस गुर्दे को संक्रमण से बचाने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है आपका रीनल कैप्सूल। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। रीनल कैप्सूल के बाहर एडिपोज आवरण होता है, जो कि वसा का बना होता है। यानी कि आपकी किडनी कितनी सुरक्षित है, देखिए। पहले तो ये रीनल कैप्सूल से ढकी है, और इस रीनल कैप्सूल के ऊपर भी एक एडिपोज आवरण लगा हुआ है, जो कि वसा का बना होता है। अब ये वसा का बना होता है तो कार्य क्या करेगा? ये करेगा ये कि किडनी को बाहरी जो चोट है, जो आघात हैं, इनसे सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक? ये क्या करता है? आप ये समझिएगा कि हमारे शरीर के जो भी नाजुक अंग हैं, वो एक ये समझिए एक तरल पदार्थ में तैरते रहते हैं, या एक तरल पदार्थ में रहते हैं, जिसके चारों तरफ क्या है? कोई फ्लूइड ज़रूर भरा होता है। ये ये क्यों होता है? तो ये बेसिकली इसलिए होता है, ताकि जब भी कभी आपको किसी आप दुर्घटना का शिकार हों, चोट लगे, तो ये आपके जो आंतरिक परत हैं, जो कमज़ोर चीज़ें हैं, जो बिल्कुल नाज़ुक अंग हैं, उनको हानि ना पहुँचाए। तो जो ये हमारी किडनी होती है, क्या ये हमारे हड्डियों की तरह मज़बूत होती है? नहीं। तो ये किडनी जो होती है, ये हड्डियों की तरह मज़बूत नहीं होती है। तो ये क्या करता है? ये सबसे पहले रीनल कैप्सूल से चारों तरफ से ढका होता है,
और इस रीनल कैप्सूल के ऊपर एडिपोज आवरण लगा होता है जो कि वसा का बना होता है, ठीक। और ये करता क्या है, तो ये जो हमारी किडनी है, किडनी को बाहरी आघातों, चोटों, इन सब से रक्षा करता है। एडिपोज कैप्सूल के बाहर रीनल फेजिया होता है जो कि उदर गुहा में किडनी को अन्य संरचनाओं से जोड़ता है। यानी कि उदर गुहा में किडनी को अन्य संरचनाओं से जोड़ने का कार्य कौन करता है? रीनल फेजिया करता है। कौन करता है? रीनल फेजिया करता है, ठीक। और ये लगा कहाँ होता है? तो ये हमारे एडिपोज कैप्सूल के ऊपर लगा होता है। ये जो आप परत बात कर रहे हैं ना, ये परत क्या होती हैं, ये हमारी किडनी के ऊपर ही लगी होती हैं, एक के बाद एक लेयर होता है जो अपना-अपना कार्य करता है, ठीक? ये हमने बात कर ली कि किस तरह से हमारे किडनी में क्या-क्या पाया जाता है। अब आगे हम बात करें, थोड़ी-सी चर्चा करेंगे हम वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में, या हम बोले तो वृक्क की आंतरिक बनावट के बारे में थोड़ी-सी चर्चा हम करने वाले हैं, ठीक? अगर हम बात करें वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में, तो इसकी आंतरिक संरचना को 2 मुख्य भागों में बाँटा गया है। पहला क्या है? पहला है कॉर्टेक्स और दूसरा है आपका मेडुला। अब यहाँ हम कॉर्टेक्स और मेडुला तो सुन रहे हैं, लेकिन एक बार आप मुझे बताइएगा, अगर आपको याद हो, क्या हमने टेक्सटाइल में कहीं ये दोनों नाम सुने हैं? कॉर्टेक्स, मेडुला के बारे में क्या हमने सुना है? अगर सुना है, तो कहाँ सुना है? बस एक बार आप मुझे ये बता दीजिएगा, ठीक? बाकी हम बढ़ते हैं अपने वृक्क की तरफ। तो ये आपको पता चल गया कि ये 2 भागों में बँटा होता है। एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। अब ये कॉर्टेक्स का क्या काम होता है? अगर हम बात करें कॉर्टेक्स की, तो कॉर्टेक्स लाल भूरे रंग का होता है। कॉर्टेक्स का रंग क्या होता है? ये आपके लाल भूरे रंग का होता है, जो कि ठीक फाइब्रस कैप्सूल के नीचे अवस्थित होता है। किसके नीचे अवस्थित होता है? तो ये फाइब्रस कैप्सूल के नीचे अवस्थित होता है। अगर हम यहीं बात कर लें थोड़ी-सी मेडुला के बारे में। मेडुला क्या है? तो मेडुला जो है वो कॉर्टेक्स से घिरा होता है। मेडुला कॉर्टेक्स से घिरा होता है, यानी कि मेडुला के ऊपर क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है। अभी आप जब फिगर देखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पर किस-किस पार्ट की बात कर रहे हैं। तो जो मेडुला है ये कॉर्टेक्स से घिरा होता है तथा कुछ उठा हुआ एक शंकु के समान हमें दिखाई देता है। जो ये आपका मेडुला है, पहली बात तो ये कॉर्टेक्स से घिरा होता है। दूसरा, ये कुछ उठा हुआ एक शंकु के समान हमें दिखाई देता है, जिसे हम मीनार कहते हैं। मीनार बोले तो मीनार का सेंस आप क्या समझ में आ रहा है? मीनार का मतलब होता है पिरामिड। क्या होता है? मीनार का मतलब होता है पिरामिड, ठीक? इसकी संख्या प्रत्येक वृक्क में 10 से 12 तक होती है। ये जो आपके किडनी में मीनार देखने को मिल रहा है, मेडुला में जो मीनार देखने को मिल रहा है, ये 10 से 12 देखने को मिलते हैं। एक किडनी की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक? आगे अगर हम थोड़ा-सा ये समझें, जो हमारी किडनी है, ये मैंने खुद के नोट्स से बनाए हुए फिगर लगाए हैं, क्योंकि इसको कलर से बनाया गया है तो ज़्यादा चीज़ें आसानी से समझ में आएँगी। बुक में तो सब एक जैसे ही बन गए हैं, तो वहाँ पर पार्ट को अलग कर पाना थोड़ा मुश्किल था। अगर हम यहाँ बात करें कि ये आपके जो किडनी है, किडनी का आंतरिक भाग है। ये किडनी के आपके आंतरिक भाग आप देख रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे, तो ये कुछ इस तरह से फिगर आपका बना है। ये देखिए, सबसे ऊपर आपने बात की रीनल फेजिया का। आपने अभी-अभी नाम सुना था रीनल फेजिया। रीनल फेजिया के बाद आपको देखने को मिलता है एडिपोज आवरण। अगर हम एडिपोज आवरण की बात करें, तो ये क्या होता है? ये आपका ये तरल होता है। किसका? ये वसा से बना होता है। ये है आपका जो रेड कलर में दिख रहा है, ये है आपका रीनल कैप्सूल। अगर हम बात करें कि ये जो
शंकु के आकार का आपको दिख रहा है, ब्लैक पेन से बनाया गया है। ये है आपका मेड्यूलरी पिरामिड है आपका। अगर हम यहाँ पर बात करें कैलिक्स की, कैलिक्स के बारे में आपने सुना है नाम। कैलिक्स आपका क्या है? तो ये आप रेड कलर का बना हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। ये है आपकी रीनल पैपिला। और कॉर्टेक्स की हम बात करें तो ये रहा आपका कॉर्टेक्स, ये है आपका कॉर्टेक्स। और यहाँ पर और क्या बच रहा है आपका? तो ये रही आपकी वृक्कीय धमनी हो गई, ये रहा आपका वृक्कीय सिरा। और ये आपका, आपने किसकी बात की थी? तो ये आपने बात की थी मेडुला की। आई होप कि चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ी-सी क्लियर दिख रही होंगी, ठीक? हमने इसकी बात की थी हाइलमस की, हाइलस की। ये रहा आपका हाइलस। ये जो थोड़ा-सा झुका हुआ भाग है अंदर की तरफ, ये आपका क्या है? ये है आपका हाइलस। ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका हाइलस। ये आप एक बार इस फिगर को देख लीजिए, ये थोड़ा-सा आपके लिए आसान बना देगा। अगर हम इसपे से सब कुछ हटा दें, तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे आसानी से बना सकते हैं, ठीक? ये आपका रहा किडनी। ये हम बात कर रहे हैं कि आंतरिक संरचना की। वैसे तो किडनी आपकी ऊपर से आपने देखा ही है, अगर नहीं देखा है किडनी ऊपर से तो एक बार आप जो थंबनेल लगा है वहाँ पर देखेंगे तो आपको किडनी दिख जाएगी। लेकिन ये हम बात कर रहे थे आंतरिक काट की। बाकी आपने ये समझा कि किसका क्या कार्य है, ये जो हमारी किडनी में जो ये हाइलस है इसका क्या, हाइलम है इसका क्या अर्थ है, रीनल फेजिया का क्या काम है, एडिपोज आवरण क्या करता है, रीनल कैप्सूल क्यों लगा है, ये मेडुला क्या करता है, कॉर्टेक्स क्या करता है, तो इन सब के बारे में आपने समझ लिया, ठीक। अब हम थोड़ा-सा अगर आगे बढ़ें, तो आगे क्या आ जाता है, बस इसी के बारे में थोड़ा-सा और समझेंगे। ये जो हमारा अभी आपने देखा मेडुला देखा, आपने ये जो यहाँ से वृक्कीय शिरा लगी हैं, इन सब की कार्य क्या हैं? ये जो आपका लगा है, ये इन सब का कार्य क्या है? क्यों लगा है ये वृक्कीय शिरा? क्यों लगी है वृक्कीय धमनी? हम इसके बारे में भी थोड़ा-सा बात कर लेते हैं, ठीक? मेडुला जो होता है, मेडुला वाले क्षेत्र में मेडुलरी पिरामिड जो कि कैलिक्स से जुड़ी होती है। ये कैलिक्स शाखाओं के रूप में किडनी के मध्य भाग यानी कि जो हमारा हाइलस है, इसमें इससे जुड़ी होती है। आपने अभी-अभी ये मेडुला पिरामिड देखा, कैलिक्स से जुड़ी होती है। यानी कि मेडुला वाले क्षेत्र में जो मेडुलरी पिरामिड होती है, ये कैलिक्स से जुड़ी होती है। और ये कैलिक्स शाखाओं के रूप में किडनी के जो मध्य भाग यानी कि जो हमारा हाइलस है, हाइलस से जुड़ी होती है। ये हाइलस नहीं, हाइलम होता है, ठीक? किससे जुड़ी होती है? तो ये हाइलम से जुड़ी होती है। किडनी की हाइलम वाले भाग से वृक्कीय धमनी, इससे ऑक्सीजनित रक्त लेकर प्रवेश करती है। जबकि यहीं से जो वृक्कीय शिरा है, आपने क्या देखा था? आपने वृक्कीय धमनी और वृक्कीय शिरा देखा था। तो जो वृक्कीय धमनी है, वृक्कीय धमनी जो हाइलस है यानी कि किडनी के हाइलस वाले भाग से वृक्कीय धमनी जो है, वो इससे जो ऑक्सीजनित रक्त है वो लेकर प्रवेश करती है। और जबकि यहीं से जो वृक्कीय शिरा है, वो किडनी से अशुद्ध रक्त लेकर बाहर निकलती है। ऑक्सीजनित यानी कि जो रक्त शुद्ध होता है, ऑक्सीजनित रक्त को लेकर जो हमारा वृक्कीय धमनी है, ये प्रवेश करती है। लेकिन वहीं से आप देखेंगे क्या लगा होता है? वृक्कीय शिरा लगा होता है। ये वृक्कीय शिरा क्या करता है? तो ये वृक्कीय शिरा जो होता है, ये अशुद्ध रक्त को लेकर बाहर आता है। एक बार आप फिर से फिगर देखेंगे, ये देखिए।
जो वृक्कीय धमनी है ये शुद्ध रक्त ले रही है, यानी कि जो आपका रेड कलर से फिगर बना है ये क्या कर रहा है, ये शुद्ध रक्त लेकर अंदर को प्रवेश कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें ये जो ब्लैक से आपका बना है ये है आपका वृक्कीय शिरा। ये क्या करता है, तो वृक्कीय शिरा का कार्य ये है कि जो शरीर का अशुद्ध रक्त है वो इसी वृक्कीय शिरा के माध्यम से बाहर की ओर निकल जाता है। ठीक। अगला पॉइंट है आपका जो ये हाइलस है, हाइलस वाले भाग से ही मूत्र वाहिनी मूत्र को किडनी से बाहर निकालकर मूत्राशय में पहुंचाती है। आपने देखा होगा हाइलस हम किसे कह रहे थे, जो ये हमारे किडनी का जो ये वाला भाग था, ये छोटा वाला भाग था, ये संकरा वाला भाग था, झुका वाला भाग था। यहीं से मूत्र वाहिनी मूत्र को किडनी से बाहर निकालकर मूत्राशय में पहुंचाती है। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। ये हम सभी को पढ़ा है हमने, लेकिन आज हम नेफ्रॉन की जिक्र यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। आज सबसे पहले हम, क्योंकि ये जो नेफ्रॉन है इसके बारे में भी हमें कुछ पॉइंट समझने हैं, तो ये हम आज नहीं ख़त्म करेंगे। जो हमारा नेफ्रॉन है इसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज हम पहले किडनी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो ये जो किडनी है, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो ये आपकी नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, तो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं। अगर हम बात करें कि जीव की सबसे जो सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो क्या है, जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि क्या है जो जीवों की सूक्ष्मतम और संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। हालांकि वो है आपका सेल, ये हमने पहली क्लास में ही पढ़ा था। जो ये प्रत्येक किडनी में इनकी संख्या लगभग 10 लाख होती है। ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं इनकी प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख की संख्या में ये होते हैं। ठीक। ये आपने जो हमारी किडनी में जो भी पार्ट लगे थे आपने उसके बारे में समझा, उसके जो मुख्य मुख्य कार्य थे उनके बारे में भी समझा। अब अगर हम बात कर लें किडनी के कार्य के बारे में, क्या बात करना है, तो अब हमें थोड़ा सा देखना है किडनी क्या कार्य करता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक। अगर हम बात कर लें किडनी के कार्य की, वृक्क के कार्य की, या बोली तो गुर्दे के कार्य की, तो उत्सर्जी अंगों में वृक्क का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगर हम बात करें जैसे जो हमारा ये त्वचा है, त्वचा थोड़े बहुत पसीने का उत्सर्जन करता है, बहुत ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन ये जो मुख्य कार्य उत्सर्जन का करता है ये करती है हमारी किडनी। तो अगर बात करें इसके उत्सर्जी अंगों में, तो ये हमारा जो किडनी है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक। यह उत्सर्जन, श्रावण, संश्लेषण, निर्माण इत्यादि के द्वारा शरीर के सांद्रण को बनाए रखता है। अगर हम बात करें वृक्क के कई कार्य होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे पहला कार्य इसका क्या आ जाता है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि रक्त के संगठन को नियतांक पर बनाए रखना। यानी कि जो वृक्क है, वृक्क का सबसे प्रमुख काम होता है रक्त के संगठन को नियतांक पर स्थिर रखना। इसके लिए वृक्क रक्त से कई असामान्य अवयव को बाहर निकालता है और साथ ही साथ उन पदार्थों को भी बाहर निकाल दिया जाता है जिनकी मात्रा सामान्य से अधिक रहती है। जैसे जैसे हमारे शरीर में अगर जल की मात्रा अधिक हो गई, ग्लूकोज की मात्रा हो गई, तो इन सबको निकालने का कार्य कौन करता है, हमारी किडनी करती है। असामान्य अवयव, दूषित, विकारयुक्त, व्यर्थ पदार्थ, इनके अतिरिक्त रक्त में जो नाइट्रोजन और गंध युक्त प्रोटीन के चयापचय के अंतिम उत्पाद को भी ये क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। जो भी अशुद्धियाँ हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में होती हैं, तो ये सारी की सारी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। तो इन सभी को
निकालने का कार्य, निष्कासित करने का कार्य कौन करता है? किडनी करती है। जो मूत्र के समस्त आवश्यक जो यानी कि जो मूत्र में समस्त ठोस संगठकों का लगभग आधा भाग जो होता है ये यूरिया होता है। और यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है? हम मानव करते हैं। तो इनका निष्कासन करना जरूरी होता है। यानी कि ये जो हमारा वृक्क है, वृक्क यूरिया, यूरिक एसिड, हाइपुरिक अम्ल, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ये जो हमारे जितने भी जो विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर के अंदर होते हैं, उन सभी को निकालने का कार्य कौन करता है? हमारा वृक्क करता है। और वृक्क में छानने की क्रिया बहुत ही सहज और सरल तरीके से होती है, जिसमें आपके कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे हो गए आपके ग्लूकोज हो गया, खनिज लवण हो गया, विटामिन हो गया, जल हो गए, इन सभी को छान छान लिया जाता है और इन सब का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और जो व्यर्थ होते हैं इनको उत्सर्जन के लिए भेज दिया जाता है और ये यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? ये बहुत मेहनत का कार्य करता है जो हमारी किडनी है, ठीक? जो भी हमारे शरीर के आंतरिक पार्ट होते हैं, आप सोचिए हम खाने को कुछ भी खा लेते हैं, हरदम खाते रहते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं। लेकिन सोचिए जो हमारे शरीर के अंदर के पार्ट हैं, छोटे-छोटे, उन्हें कितना ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। अगला पॉइंट है आपका, अगला आ जाता है ये जो विष, औषधियाँ और रासायनिक पदार्थ हैं इनका उत्सर्जन करना। तो बेसिकली जो हमारा वृक्क है यानी कि जो हमारा गुर्दा है, ये मूत्र उत्सर्जन के साथ-साथ आपके शरीर में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनका भी उत्सर्जन करता है। इसी में आपका विष आता है, इसी में आप तमाम प्रकार की औषधियाँ आती हैं और रासायनिक पदार्थ आते हैं। इन सभी का उत्सर्जन कौन करता है? वृक्क के द्वारा ही करता है, यानी कि वृक्क ही करता है और ये शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। जो भी औषधियाँ हैं, जो भी विष हैं, ये बहुत ही हानिकारक होते हैं और इसी तरह से जो टॉक्सिन रासायनिक पदार्थ होते हैं, इनको भी अगर निष्कासित ना हो, अगर ये निष्कासित नहीं होंगे, तो व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाएगा, वो स्वस्थ नहीं रहेगा। अगर ये शरीर से बराबर सही समय पर सही मात्रा में निकलते रहते हैं, तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। अगला है अम्ल क्षार संतुलन। ये जो हमारा वृक्क है, वृक्क जो है अम्ल क्षार के संतुलन में भी कार्य करता है और ये क्षारीय और अवाष्पशील अम्ल जो मूलांकरों होते हैं, इनको दूर करता है और वृक्क द्वारा अम्ल और क्षार पदार्थ को छान दिया जाता है, जिससे रक्त का हाइड्रोजन आयन सांद्रण बना रहता है। यानी कि जो रक्त का पीएच है वो भी आपका मेंटेन रहता है। अगला पॉइंट है आपका लवणों का निष्कासन एवं पुनरावशोषण। वृक्क से जो पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम क्लोराइड है, सल्फेट है, ऑक्सलेट हैं, इन सभी का उत्सर्जन होता है और इसमें अधिकांश जो होते हैं वो भोजन के द्वारा सब्जियों से पाए जाते हैं। ये रक्त हल्का जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, ये हम सभी को पता है। तो लवण की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय, उदासीन कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। ये जो लवण होते हैं, आपको पता है कि ये अम्लीय भी होते हैं, क्षारीय भी होते हैं या फिर उदासीन भी हो सकते हैं। तो रक्त जो होता है, रक्त की क्षारीयता को बनाए रखने के लिए जो अतिरिक्त लवण होते हैं, उनका निष्कासन ज़रूरी होता है और वे लवण जो हमारे शरीर के लाभदायक हैं, आवश्यक होते हैं, उनका पुनर्अवशोषण होना भी ज़रूरी होता है। तो जो हमारी किडनी है, ये किडनी जो भी लवण को निष्कासित करना होता है, जो हमारे शरीर को हानि पहुँचाते हैं, उनका निष्कासन कर देता है और जिन लवणों को इन्हें अपने शरीर में रखना होता है, जो आपके शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, ये उनका पुनर्अवशोषण कर लेता है। ठीक? अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 5 है। क्या है? हाइड्रोजन आयतन के सांद्रण को बनाए रखना।
हाइड्रोजन आयतन के सांद्रण को बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है हमारा ये हमारा वृक्क करता है। अगली बात करें अगर हम नए पदार्थ का निर्माण करना, तो जो हमारा वृक्क है, जो हमारी किडनी है, किडनी से एक विशेष द्रव्य निकलता है और यह द्रव्य धमनी तनाव से संबंधित होता है। जैसे ही इस विशेष द्रव्य की मात्रा अधिक होती है, आपका बीपी जो है वो बढ़ जाएगा। वृक्क नए पदार्थों का निर्माण करता है, जैसे जैसे अमोनिया हो गया, हाइपोरिक अम्ल हो गया, अकार्बनिक फास्फेट हो गए, इन सभी का निर्माण करता है और इसमें से अमोनिया रक्त के अम्ल क्षार संतुलन को भी संरक्षित करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक, अगला आ जाता है आपका अगला पॉइंट है रसाकर्षी या फिर परिसारण दबाव को नियंत्रित रखना। यानी कि वृक्क जो रसाकर्षी दबाव है उसको नियंत्रित करता है। वृक्क द्वारा जो भी अतिरिक्त जल है, अम्ल और क्षार है निष्कासित हो जाते हैं। इसके साथ ही अम्ल के जो मूलांकुर हैं इनको भी ये दूर कर देता है। वृक्क जो है ये हमारी जो किडनी है, किडनी के द्वारा जो जल है वो छन जाने से जो परिसारण दाब है या साथ ही साथ जो रक्त का आयतन है वो स्थिर को रसाकर्षी दबाव को बनाए रखने में ये हेल्प करता है। अब इसी क्रिया की वजह से चाहे जितना भी जल पिया जाए वो रक्त को, यानी कि आप कितना भी, ये जो प्रक्रिया हो रही है इसके द्वारा आप कितना भी जल पी लें तो रक्त के आयतन में शरीर में जो जल संतुलन है वो बनाए रखकर ये रक्त के प्लाज्मा के आयतन को भी ये मेंटेन रखता है। और इस प्रकार से जब आप अधिक जल पीते हैं तो ये आपके शरीर के लिए लाभदायक होता है। यानी कि ये जो आप जल को मेंटेन रखते हैं ये आपके शरीर को बिल्कुल मेंटेन रखता है। हर प्रक्रिया जो होती है वो अपने आप सुचारू रूप से चलती रहती है, कोई विघ्न, कोई बाधा, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती है। अगली अगर हम बात करें कि हाइपोक्सिया की अवस्था में भी रक्त को नियंत्रित करना। वृक्क जो होता है वो हाइपोक्सिया की अवस्था में भी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है, नियमित बनाए रखता है। होता क्या है, तो कभी-कभी शरीर में रेनिन की अधिक मात्रा बढ़ जाती है, इसी को ही हम हाइपोक्सिया की स्थिति कहते हैं या हाइपोक्सिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इस स्थिति से शरीर का जो बीपी है वो प्रभावित होता है। ठीक, अगला पॉइंट आपका आ जाता है। अगला पॉइंट क्या है, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियतांक तक बनाए रखना। रक्त में एक नियत मात्रा तक ही ग्लूकोज रहनी चाहिए। अगर अगर रक्त में नियत मात्रा से ग्लूकोज अधिक हुआ या फिर कम हुआ तो असामान्यता के लक्षण आपको दिखाई देते हैं। रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा अगर हो जाती है, अगर आपके शरीर में यानी कि आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है तो उसे आप हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे। हाइपर और हाइपो का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, इसी तरह से रक्त में ग्लूकोज की कमी से क्या होता है, तो रक्त की कमी से हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है और व्यक्ति क्या हो जाता है, ये दोनों ही स्थिति, यानी कि अगर हाइपोग्लाइसेमिया हुआ है, अगर हाइपरग्लाइसेमिया हुआ है, ये दोनों ही स्थिति व्यक्ति के लिए हानिकारक होते हैं। ये दोनों ही व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपके ब्लड में शुगर मेंटेन होना बहुत जरूरी है। एक सामान्य अवस्था में वृक्क से शर्करा का उत्सर्जन नहीं होता है, बल्कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के संपर्क में आकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ही ये बदल जाता है और ताप की उत्पत्ति होती है। लेकिन जो अतिरिक्त ग्लूकोज
अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि ग्लूकोज यकृत में किस रूप में संग्रहित होता है, तो वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। लेकिन अगर डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज की अवस्था में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदलना ये संभव नहीं होता है, क्योंकि इसमें इंसुलिन के अभाव होता है और ये रक्त में जमा होने लगते हैं, जिससे रक्त में जो रक्त शर्करा है वो बढ़ जाता है। जैसे ही रक्त में रक्त शर्करा की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, वैसे ही जो वृक्क है वो प्रतिक्रिया करती है और जो हमारा अतिरिक्त ग्लूकोज है, अतिरिक्त ग्लूकोज को मूत्र के साथ उत्सर्जित कर देता है और वृक्क के द्वारा ग्लूकोज का उत्सर्जन तब तक होता है जब तक आपके रक्त में जो रक्त शर्करा है उसका लेवल मेंटेन ना हो जाए, उसका लेवल, उसकी स्थिति सामान्य ना हो जाए, तब तक ये यूरिन के साथ यानी कि किडनी क्या करता है, तब तक किडनी जो है ग्लूकोज का उत्सर्जन, शर्करा का उत्सर्जन करता रहता है। अगर हम अगली बात करें तो रोहिताणु जनन के नियंत्रण में मदद करना, यानी कि लोहिताणु, जो आपके लोहिताणु हैं उनको ये नियंत्रण में मदद करना। वृक्क हमारा जो लोहिताणु है उनके उनके क्या करता है, नियंत्रण में मदद तो करता ही करता है। ग्लोमेरुलस कोशिकाएं इनका श्रावण करता है। किसका करता है, तो ग्लोमेरुलर जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का श्रावण करता है। साथ ही साथ इरिथ्रोप्रोटीन का निर्माण भी करता है और ये इरिथ्रोप्रोटीन का लोहिताणु जनन के नियंत्रण में काफी मदद करते हैं। ठीक, ये तो आपने देखा किडनी के कुछ प्रमुख कार्य। अगर हम मोटे तौर पर बात करें, ये इतना तो आपने सुना, इतना आपने समझा, लेकिन कुछ पॉइंट जो आपके बुक में बिल्कुल शॉर्ट में दिए गए हैं जिसकी आपको आवश्यकता होती है, जरा हम उस पर बात कर लें। थोड़ा सा मैं इसे जूम करती हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। ठीक, आई होप कि आपको चीजें अब बिल्कुल साफ दिख रही होंगी। अगर हम बात करें, यहाँ पर वही कार्य बात कर रहे हैं। अगर अभी आपने ध्यान से सुना है, चीजों को समझा है, तो अच्छी बात है, क्योंकि हम वही सारी बातें यहाँ पर करने वाले हैं, बस उसे कुछ कुछ पॉइंटों में ही डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल छोटा छोटा। सबसे पहले तो आपको ये पता ही है कि जो हमारा वृक्क है, वृक्क क्या करता है, तो ये मूत्र का निर्माण करता है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ ये रक्त में जल संतुलन, पीएच संतुलन, अम्ल क्षार संतुलन, ये सारी चीज़ें करता है। ये उत्सर्जित पदार्थों को विलेय रूप में बदल देता है और यहाँ पर जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, यानी कि जो यूरिया है, यूरिक एसिड है, इन सभी को, यूरिया और यूरिक एसिड को ये क्या करता है, ये परिवर्तित कर देता है और जो भी हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, विषैले पदार्थ हैं, इन सभी का उत्सर्जन करता है। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने समझी है। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसे अगर आपको इच्छा हो, अगर आप चाहते हो तो एक बार नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो नए पदार्थों का निर्माण करना, जो हमारा वृक्क है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कि ये क्या करेगा, ये नए पदार्थों का निर्माण करेगा। इसमें आएगा क्या, तो इसमें आता है अमोनिया, हाइपुरिक अम्ल, अकार्बनिक फास्फेट। अभी ये सारे नाम आपने सुने थे, तो ये इन सभी का निर्माण कौन करता है, तो इन सभी का निर्माण करता है हमारी किडनी, हमारा गुर्दा, हमारा वृक्क। अगला है एसिडोसिस की अवस्था में भी रक्त की प्रक्रिया को संतुलित रखता है, यानी कि जो एसिडोसिस प्रक्रिया है, यानी कि एसिडोसिस की इस
अवस्था में वृक्क अधिक मात्रा में अम्ल को उत्सर्जित करने लगता है, जिससे जो रक्त है, रक्त की जो क्षारीयता है वो बरकरार रहती है। और रक्त में जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, रक्त में सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की जो प्रकृति है वो भी क्षारीय ही होती है। कैसी होती है? तो ये भी क्षारीय होती है और ये अम्लों के संपर्क में कार्बोनिक अम्ल की उत्पत्ति करके उदासीन लवण बनाते हैं। इसीलिए इसी रक्त का क्षारीय जो संचरित भंडारण है वो भी कहते हैं। ठीक, जब ये क्षारीय संचय कम हो जाता है, अगर जो इस क्षारीय संचय हुआ है, ये क्षारीय संचय कम हो जाता है, तो अम्लों के उदासीनीकरण की क्रिया कम पड़ जाती है और उस समय वृक्क कार्य करने लगते हैं और जो भी अतिरिक्त अम्ल होते हैं उनका ये निष्कासन कर देते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है विशिष्ट अवयवों की इष्टतम सांद्रता बनाए रखना। अगर हम बात करें, ये जो हमारा किडनी है ये क्या करता है? तो ये विशिष्ट अवयवों की इष्टतम सांद्रता को बनाए रखता है, यानी कि वृक्क में अवलोकन पुनर्अवशोषण यानी कि दोबारा से अवशोषण करने की क्षमता होती है। अभी अभी आपने देखा कि जो हमारी किडनी होती है, जो हमारे शरीर में लवण होते हैं जिनका काम नहीं होता है उनको उत्सर्जित कर देता है, लेकिन जो आवश्यक होते हैं उनका पुनर्अवशोषण कर लेता है और इस कारण ये रक्त में कुछ विशिष्ट अवयवों का इष्टतम सांद्रण करता है। कौन? ये जो हमारी किडनी होती है। अगली बात करें तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियमन करना होता है। किसका कार्य? किडनी का ही कार्य होता है। रक्त के संगठन को नियत रखना, अभी अभी आपने सबसे पहले उदाहरण में सबसे पहला जो हमने कार्य देखा था उसमें यही देखा था कि ये रक्त के संगठन को नियत रखता है। हाइपोक्सिया की इस उपस्थिति में रक्तचाप नियंत्रित रखता है। आपने अभी देखा कि हाइपोक्सिया की स्थिति में ये क्या करता है? हाइपोक्सिया की स्थिति में ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल रखता है, ये नियंत्रित रखता है। अगला पॉइंट है आपका, ये उत्सर्जन करता है। तो उत्सर्जन किसका किसका करेगा? तो ये जो हमारी किडनी है, किडनी हमारी जल का उत्सर्जन करेगी, प्रोटीन का उत्सर्जन करेगी, जो भी हमारे शरीर में मिनरल्स हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है उनका भी ये उत्सर्जन करेगी। साथ ही साथ एरिथ्रोप्रोटीन का निर्माण करना, अभी अभी आपने क्या देखा था कि ये करता क्या है? तो ये जो हमारा ये किडनी है जो हमारी, ये करती क्या है? तो ये आपका एरिथ्रोप्रोटीन का भी निर्माण करती है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारी किडनी है, हमारी जो किडनी है, किडनी किसका निर्माण करती है? तो किसका करती है? तो जो हमारी किडनी है वो कर रही है एरिथ्रोप्रोटीन का निर्माण कर रही है। अगला पॉइंट है आपका, ये भी समझा था आपने कि अम्ल और क्षार का संतुलन करना। जो हमारी किडनी है, जो हमारा वृक्क है, इसका कार्य होता है कि अम्ल और क्षार को बैलेंस रखना, हमारे शरीर में अम्ल क्षार को बैलेंस रखना। अगला है अनावश्यक जल निष्कासन को रोकना, यानी कि जितने आपके शरीर में आवश्यकता नहीं है बस उतने ही जल का ये क्या करेगी? अवशोषण करेगी, यानी कि आपकी आवश्यकता के लिए आवश्यकता से अधिक ये नहीं निकालेंगी। यानी कि जो आपके शरीर में अनावश्यक जल है, अनावश्यक जल निष्कासन को रोकना, ये थोड़ा-सा आपका ये है कि जो अनावश्यक जल है आपके शरीर में उनका उत्सर्जन करेगी ये, ठीक? तो यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि आवश्यक जल का निष्कासन ये रोकता है। जो आपके शरीर में कहीं ऐसा तो नहीं आपके शरीर में जल की आवश्यकता है और ये फिर भी निकाल दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। आपके शरीर में जितने जल की जो आपके शरीर में अनावश्यक जल होते हैं उनका निष्कासन करता है ये। जो आपके शरीर में जिन मिनरल्स की आवश्यकता नहीं होता है उनको निकालता है ये, जिनकी आवश्यकता होती है उनको नहीं निकालता है ये, ठीक? अगला पॉइंट है आपका रक्त की क्षारीयता का नियमन।
अभी अभी आपने देखा जो ये हमारी किडनी है, ये हमारी किडनी पहली बात तो जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड कैसा है तो ये क्षारीय होता है। तो इस क्षारीयता को बनाए रखने का कार्य, मेंटेन रखने का कार्य कौन करता है? वो करती है हमारी किडनी। अगला पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट है कि रक्त का हाइड्रोजन आयतन सांद्रण रखना। जो हमारे ब्लड का हाइड्रोजन सांद्रण है उसको ये क्या करता है, ये उसको बनाए रखता है। यानी कि जो हाइड्रोजन आयतन है, ब्रिक द्वारा आपको पता है कि अमोनिया NH3 का उत्पन्न करती है। अमोनिया जो होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। तो ये रक्त के जो हाइड्रोजन है, रक्त के हाइड्रोजन आयतन सांद्रण को स्थिर बनाए रखने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो हमारा किडनी है ये काफ़ी कार्य करता है। अगर हम मोटे-मोटे कार्य की बात करें तब भी ये कम से कम 12 से 13 कार्यों को करता है। ठीक? तो और साथ ही साथ आप ये समझ सकते हैं कि जो ये वृक्क है, ये कई महत्वपूर्ण और जो अति आवश्यक हमारे पदार्थ हैं उनके सांद्रण में सहायता करती है। ये अमोनिया हो गया, हाइपोरिक अम्ल हो गया, अकार्बनिक फास्फेट हो गए, इन सभी का संश्लेषण होता है जिससे रक्त का जो अम्ल क्षार है उनका संतुलन बना रहता है। ठीक? तो इसी तरह से जो हमारा वृक्क है, वृक्क उत्सर्जन, श्रावण, संश्लेषण इत्यादि के द्वारा रक्त के सांद्रण को बनाए रखता है, रक्त को दूषित होने से बचाता है। ये शरीर में एक छानने यानी कि जो छननी होती है, फ़िल्टर होता है, उसका कार्य करता है। और इसी तरह से रक्त में जो मिले हुए विकार हैं, जो पानी है, जो नमक है, जो यूरिया है, जो भी ये बेकार सी चीज़ें हैं, इनको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। अगर कोई व्यक्ति यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर से वृक्क को निकाल दिया जाए, अगर व्यक्ति के शरीर का जो वृक्क है, उस वृक्क को निकाल दिया जाए, तो पेशाब के निकलने वाले सारे जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, वो रक्त में ही मिल जाएँगी। यानी कि जो आप यूरिन के थ्रू चीज़ें निकालते हैं, जो हमारे बेकार चीज़ें होती हैं शरीर की, उनको निकालते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे ब्लड में ही रह जाएँगी और जिससे हमारा पूरा जो ब्लड है वो दूषित हो जाएगा, विषैला हो जाएगा और विकृत हो जाएगा और व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी। आपने ये सुना होगा ना कभी-कभी कि जब भी आपको वॉशरूम जाना हो तुरंत चले जाओ, रोकना नहीं चाहिए। तो जब आप यूरिन पास करने जाते हैं, तो जो यूरिन पास करते हैं उसमें विषाक्त चीज़ें होती हैं, कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। आप इसे जितना टाइम रखेंगे, ये उतना ही विषाक्त होती चली जाती हैं। तो हमने ये समझा, अपने किडनी के बारे में समझा, किडनी के कार्य क्या होते हैं, किडनी किस तरह से कार्य करती है, किडनी के कौन-कौन से पार्ट होते हैं, हमारे लिए जो भी इम्पोर्टेंट था हमने समझ लिया। अब आज तो हमारा समाप्त नहीं हुआ है, अभी उत्सर्जन तंत्र नहीं समाप्त हुआ है, हालाँकि हमने किडनी तो समाप्त कर ली है। तो कल की क्लास में हम थोड़ा-सा नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग के बारे में पढ़ेंगे और अपनी क्लास को हम समाप्त करेंगे। कल जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है ये समाप्त हो जाएगा। तो बस आज के लिए हम यही इतना रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसका आंसर ज़रूर दिया कीजिए। ठीक? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।